नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नए साल के आगमन में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में अगर आप नए साल में निवेश करने की तैयारी में हैं तो आपको 2023 में कहां निवेश करना चाहिए, नए साल में कहां बनेगा आपका पैसा, इक्विटी में, साथ ही साथ डेट में, क्या रहे आपकी कमाई की स्ट्रैटेजी, साथ ही साथ नए साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए क्या रह सकता है खास, सारी चर्चा हम करेंगे। हमारी जो खास मेहमान है उनका परिचय करा दे। एडवाइस एएमसी के एमडी एंड सीईओ राधिका गुप्ता। राधिका, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में। सबसे पहले आने वाले नए साल 2023 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। बहुत कुछ ये साल हमें सिखा गया और हम चाहते हैं कि नया साल भी बहुत मायनों में खास रहे। कुछ खट्टी मीठी यादें जरूर रही हैं, पर डेफिनेटली हम हमेशा पॉजिटिविटी की ओर देखते हैं। स्पेशली जब हम नए साल में इक्विटी बाजार की तरफ अब देखने की तैयारी में हैं, तो राधिका आपको क्या लगता है पिछले कुछ समय से जो एक माहौल बन रहा है, जो हम एक मंदी की आशंका जता रहे हैं, जिस तरीके से तमाम जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, तमाम दुनिया की, वो इसको लेकर काफी ज्यादा कॉशियस है। भारत हालांकि हम इसको कह रहे हैं, तमाम इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं काफी बेहतर स्थिति में है। 2023 इक्विटी मार्केट के लिए आपको कैसा लग रहा है? तो देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को सबको नए साल की शुभकामनाएं। आई थिंक 2022 की एक जो बहुत महत्वपूर्ण सीख ये है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो बाजार में शायद 2020-21 में आए थे, कि जो बाजार है उसमें जिसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं, ये जो ऊपर नीचे का फिनोमेना है, ये एक बाजार का हिस्सा है। और हर साल इक्विटी बाजार में अच्छा साल नहीं रहेगा। बहुत अच्छे साल रहेंगे 20 और 21 जैसे, लेकिन 22 जैसे भी साल रहेंगे। और हमें लगता है दैट अगर हम 2023 की तरफ देखें तो हमारा एक टर्म है शायद रिसेशन बिफोर रिटर्न्स, और इसको मैं समझाना चाहूंगी लेकिन डराना नहीं चाहूंगी। देखिए, अगर आप ग्लोबल सिनेरियो को देखें, बाहरी देशों में देखें, तो एक वॉलेटिलिटी का पीरियड रहेगा हमारे हिसाब से। सेंट्रल बैंक्स जो है इंटरेस्ट रेट्स रेज कर रहे हैं। एक हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट हमने बहुत सालों से नहीं देखा है और उसके अलग इम्प्लीकेशंस होते हैं। इन्फ्लेशन की समस्या हिंदुस्तान में भी है लेकिन वो उतनी घनी नहीं है, लेकिन बाहरी देशों में जैसे यूरोप है या यूएस है, ये समस्या ज्यादा थोड़ी एक प्रॉब्लमैटिक है। तो इन्फ्लेशन की भी समस्या रहेगी और स्लोइंग डाउन ऑन इकोनॉमीज, खासकर यूरोप जैसे मार्केट में ये रियल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये कहना चाहे इंडियन इकोनॉमी अच्छा करे कि ये बिल्कुल नहीं इम्पैक्ट करेंगे, वो अनफेयर होगा। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में एक वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी 2023 में, उसके लिए हमको आगाह होना पड़ेगा। लेकिन जहां तक हम डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, हमें लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी कोविड के बाद एक अर्निंग्स लो से निकल के आ रही है और ये हमें अपने कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ में दिख रहा है। तो अगर हम मीडियम टर्म की भी बात करें, चाहे 2-3 साल की भी बात करें, तो हम डोमेस्टिक इकोनॉमी पे एक्चुअली काफी कंस्ट्रक्टिव है, लेकिन वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी क्योंकि हम ग्लोब से आइसोलेटेड नहीं। एब्सोल्युटली। तो वॉलेटिलिटी आप कह रहे हैं कि रहेंगी, पर ये जो इकोनॉमिस्ट तमाम जो कह रहे हैं कि हाँ इंडिया की स्थिति बाकी कंट्रीज से बेहतर है, इसको निवेशकों को कैसे समझना चाहिए कि हम शायद उतने ज्यादा इम्पैक्टेड ना हो? डेफिनेटली एक इफेक्ट तो पड़ेगा तमाम कंट्रीज पर अगर हम ये कहते हैं कि एक पॉजिटिविटी, एक रे ऑफ होप इंडिया में अभी भी है, कीपिंग इन माइंड हम राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में जरूर हैं, पर हमारी महंगाई दर और हमारी ब्याज दर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है जितना हम बाकी कंट्रीज में देख पा रहे हैं, एंड दे आर स्टिल कोपिंग अप विद इट। तो निवेशकों को भारतीय बाजार में कैसे मौके तलाशने चाहिए अभी? देखिए, जहां तक हम अपने पोर्टफोलियोज की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है इंडियन इकोनॉमी में कुछ थीम्स हैं जो रेलेवेंट हैं, जो कि पोटेंशियली ग्रोथ के ड्राइवर्स हो सकते हैं। एक तो कंजम्पशन आपका रिवाइव हो रहा है। कोई भी दर्शक जो देख रहा है उसे पता है साल के एंड में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो चाहे ट्रैवल की डिमांड हो, होटल की डिमांड हो, एयरलाइन की डिमांड हो, कंजम्पशन की डिमांड हो, एंड एज इंडिया मूव्स फ्रॉम अ few trillion dollar इकोनॉमी टू $5 trillion इकोनॉमी, एक कंजम्पशन में रिवाइवल होगा। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर की एक इन्वेस्टमेंट डिमांड है, जो कैपिटल गुड्स कंपनीज की ऑर्डर बुक्स है, जो कैपेक्स की डिमांड है, वहां एक रिवाइवल होगा।
तीसरा, इंडिया में एक यूनिक सेट ऑफ रिफॉर्म्स का फायदा होगा। हमने ऑलरेडी पीएलआई का बेनिफिट मोबाइल फोन्स जैसे सेक्टर्स में देखा है, लेकिन हमें लगता है ये आगे काफी सेक्टर्स में दिखने को मिलेगा। डिफेंस का जो एक इंडिजिनसाइजेशन की बात हो रही है, उन सेक्टर्स को फायदा होगा। तो अगर हमारे पोर्टफोलियोज को देखें तो हम जो डोमेस्टिकली इंक्लाइंड सेक्टर्स हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक कैपेक्स, रिवाइवल ऑफ डोमेस्टिक रियल एस्टेट मार्केट, होम बिल्डिंग, ऐसे क्षेत्रों पे हम ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है। और जो थोड़ी एक्सपोर्ट ज्यादा ओरिएंटेड थीम्स है, उन पे हम थोड़े कम कंस्ट्रक्टिव हैं। तो इस हिसाब से निवेशकों को देखना चाहिए। मैं ये भी मानती हूं कि ज्यादा सेक्टोरल बेट्स ना लेना, लेकिन इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर के लिए हमेशा मुश्किल रहता है। आप डाइवर्सिफाइड फंड्स के जरिए अपनी निवेश करिए और फंड मैनेजर थोड़ा सा स्क्यू करेगा अपने व्यू के हिसाब से। डेफिनेटली। तो डेफिनेटली इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी जरूर है, बस आपको उन थीम्स को, उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। कुछ थीम्स पर राधिका ने डेफिनेटली फोकस किया है, पर अगर हम कैटेगोरिकली कुछ कैटेगरीज की बात करें यहाँ पर राधिका, तो म्यूचुअल फंड में कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जो आपको लगता है कि 2023 में भी एक अच्छे मुनाफे के साथ एक स्टेबिलिटी देने का पूरा पोटेंशियल रखती हैं? मैं आपको 3 कैटेगरीज का जिक्र करूंगी, अलग अलग थोड़ा सा रिस्क के हिसाब से। और मेरा जनरली मानना है कि जहां तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, हमारी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इक्विटी में, डेट में, हाइब्रिड में, लेकिन जो साधारण बेसिक कैटेगरीज होती है ना, वो बहुत टाइमलेस होती हैं। तो हमें बार बार उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। अब एक कैटेगरी जो मेरी बहुत सालों से फेवरेट रही है और जो कि एक वॉलेटाइल साल में अच्छी रहेगी, वो है हाइब्रिड कैटेगरी में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। बैफ्स कुछ सालों में काफी पॉपुलर हुए हैं क्योंकि वो इक्विटी और डेट का एक मिश्रण प्रोवाइड करते हैं, निवेशकों को एक मार्केट की पार्टिसिपेशन भी देते हैं, लेकिन वॉलेटाइल साल में एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो बहुत निवेशकों को जिनको इक्विटी में बने भी रहना है लेकिन प्रोटेक्शन चाहिए, इससे अच्छी कैटेगरी नहीं है। प्योर इक्विटी साइड पे जो थोड़े रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं, वो मिड कैप कैटेगरी की तरफ गौर कर सकते हैं। हमें लगता है अभी भी अच्छे मिड कैप्स में एक अल्फा क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है, तो हम मिड कैप कैटेगरी जरूर सजेस्ट करेंगे। और तीसरा, हमने अभी फिक्स्ड इनकम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन हम एक हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में हैं और हमें लगता है जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हैं आरबीआई की तरफ से, वो ज्यादातर खत्म हो गई हैं। 25-30 पैसे का तो मैं नहीं कहूंगी। तो ये एक अच्छा मौका है लंबे समय के लिए अच्छे इंटरेस्ट रेट्स लॉक इन करना। और इसमें जो नई कैटेगरी है टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते हैं। तो मैं इन 3 कैटेगरीज का जिक्र करूं। ओके, तो आपने, राधिका ने बताया कि कौन कौन सी कैटेगरीज जहां पर फोकस कर सकते हैं। हाइब्रिड से बैलेंस एडवांटेज फंड, थोड़ा बहुत रिस्क टेकिंग है तो आप मिड कैप कैटेगरी में फोकस कर सकते हैं। टारगेट मैच्योरिटी फंड राइटली सेट, क्योंकि हम एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में है, तो लंबे अवधि तक आप उसमें अपना मुनाफा और जो अपना इसका फायदा ले सकते हैं। जो एक नया निवेशक राधिका अब के बाजार में आने को तैयार है, उसने पिछले कुछ समय में काफी बाजार में उतार चढ़ाव का एक दौर देखा होगा, और जो शायद 2 साल पहले बाजार में आए होंगे, उन्होंने तो एक अलग ही अप्स एंड डाउन्स इस पूरे बाजार के देखे हैं। बाजार में अभी भी कोई ज्यादा एक सेट पैटर्न हमें नजर नहीं आ रहा। पिछले दिनों हमने देखा मार्केट में एक बहुत ही स्टीप करेक्शन दिखी, अब बाजार ने फिर से रिवाइव किया है। तो एक निवेशक नए बाजार को, आजकल के बाजार को कैसे समझे और इस बाजार को समझकर क्या स्ट्रैटेजी अभी बनानी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी नए निवेशकों के लिए एक्चुअली बहुत साधारण होनी चाहिए, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव को इवन एस्टैब्लिश निवेशक, पुराने निवेशकों को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हम बड़े बड़े फंड मैनेजर से बात करते हैं, मिलते हैं, 17-18 साल के एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और निवेशक अक्सर बहुत टाइम लगाते हैं, अभी मार्केट में एंट्री करूं, अभी नहीं करूं, अभी नहीं करूं, ये बहुत मुश्किल होता है। तो मैं खुद क्या करती हूँ कि ये जो डिसीजन मेकिंग है, इसको थोड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड करती हूँ और ऑटोमेट करती हूँ, और 2-3 बहुत अच्छे टूल्स बनाए गए हैं। SIP/STP का जो एक सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करने का जरिया है,
ये बहुत अच्छा है। मैं हाल ही में आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगी। अभी हमारा एडवाइज मिड कैप फंड 15 साल कंप्लीट कर रहा है, तो मुझे एक निवेशक ने स्टेटमेंट भेजा। अब उसने निवेश करा था 2007 दिसंबर में, जो कि आप रिकॉल करेंगे उस टाइम का मार्केट का टॉप था, लेकिन वो एसआईपी करता गया 15 साल में उसका कंपाउंडेड रिटर्न 18% है। इस निवेशक ने कुछ नहीं किया, डिसीजन को ऑटोमेट किया, अच्छे फंड में निवेश किया और मार्केट के उतार चढ़ाव को उसके यूनिट्स बढ़ते गए जब मार्केट गिरता गया। ये एक बहुत साधारण स्ट्रेटेजी है बाजार में टिके रहने की और पैसे बनाने की। ऐसे मैं खुद बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में एसआईपी करती हूँ, मेरा 7-8 साल का रिटर्न कुछ 14-15% होगा। तो ऐसी एसआईपी के जरिए आप बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर सकते हैं बहुत साधारण तरीके से इस बाजार में। तो बेसिकली रूल बहुत सिंपल है, ज्यादा आपको बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। एज सिंपल एज आप अमाउंट से, किसी अमाउंट सेट अमाउंट से एसआईपी की शुरुआत करें। और हाँ, जैसा कहते हैं कि किसी भी बाजार के माहौल से घबराने की जरूरत नहीं है। पर ये तो टू डू लिस्ट की हमने बात कही कि राधिका, पर व्हाट टू अवॉइड, मतलब ऐसे बाजार में, ऐसे माहौल में निवेशकों को किन गलतियों से बचना चाहिए? गलती की लिस्ट तो लंबी हो सकती है, लेकिन आज के दौरान में शायद सबसे कॉमन गलती मुझे लगता है, इसे कहते हैं फोमो। फोमो तो एक ऐसी चीज है, एक शब्द है, बहुत मिलेनियल शब्द है, हम सब ने इसका जिक्र सुना होगा कि इसलिए इन्वेस्ट करना ना कि क्योंकि ये मेरी जरूरत है या ये मुझे समझ आता है या ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि कोई और कर रहा है या मैंने सुना है या मैं नहीं करूंगा तो कुछ मिस करूंगा या मिस करूंगी। आई थिंक ये शायद सबसे बड़ी गलती है। मैं निवेशकों को कहती हूं कि उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करिए जो आपके लिए सही है, और अगर आपको ना समझ आए कुछ भी चीज तो मत करिए। कोई निवेश की अपॉर्चुनिटी भागी नहीं जा रही, और कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो वर्थ नहीं है अगर आपको ना समझ आए। तो आई थिंक अगर मैं एक गलती का जिक्र करूंगी तो ये करूंगी। और दूसरा जो कि मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि साधारण चीजों में निवेश करिए। हम आमतौर से देखते हैं जब निवेशक थोड़ा सा पैसे कमा लेता है, रिटर्न अच्छा हो जाता है, तो वो एक्सपेरिमेंटल बहुत हो जाता है कि अच्छा ये बोरिंग चीजें नहीं करेंगे, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है बहुत बोरिंग है, एसआईपी बहुत बोरिंग चीज है। हमने देखा है बाजार में ना, बोरिंग चीजें करने से भी आप बहुत पैसे बना सकते हैं कंसिस्टेंटली और बिना मुश्किल के। तो ये 2 सलाह मैं जरूर दूंगी। ओके। और 2023 स्पेशली राधिका, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा रहा है। हमने जो एसआईपी के आंकड़े देखे, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स देखे, वो काफी ज्यादा हेल्दी नंबर्स रहे हैं। ये ट्रेंड हम आगे भी नए साल में, बेसिकली 2022 की मैंने बात की, 2023 में आप ये ट्रेंड आगे कैसे बढ़ता हुआ देख रही हैं? जो एक निवेश पैटर्न है लोगों का, वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक स्ट्रक्चरल अपटिक से बेनिफिट करेगी। इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स जब होती है किसी भी देश में, चाहे चीन में या यूएस में, जब एक इकोनॉमी 2 से 5 ट्रिलियन की जर्नी करती है तो फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ते हैं और म्यूचुअल फंड्स आर एट द फोरफ्रंट। आज की तारीख में म्यूचुअल फंड्स एक ट्रांसपेरेंट, एक्सेसिबल और कॉस्ट फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट है, और ये अब निवेशकों को पता चलता जा रहा है। कैंपेन्स हैं जैसे म्यूचुअल फंड सही है, इतनी आउटरीच जो हुई है, अब म्यूचुअल फंड एक पॉपुलर कल्चर में एक ऐसी चीज है जो आ रही है। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड तो चलता रहेगा। हमारी इंडस्ट्री 18 से 20% ग्रो करनी चाहिए। अब कुछ साल ऐसे होंगे जब इक्विटी के फ्लो ज्यादा होंगे क्योंकि लोगों को मार्केट में कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। कुछ साल ऐसे होंगे जहां इक्विटी के फ्लो कम हो सकते हैं, फिक्स्ड इनकम के फ्लो ज्यादा हो सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड के तौर पे हम लोग सारे प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो एक ग्रोथ है वो स्ट्रक्चरल है। निवेशकों का जो हमें कॉन्फिडेंस है वो भी स्ट्रक्चरल होता जा रहा है। और आई थिंक जो आपने एसआईपी बुक का जिक्र किया था, ये एक ऐसी बात है जिससे हमें बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जो रिटेल निवेशक है वो मैच्योर भी हो गया है। पहले हम क्या देखते थे, बाजार गिरता था, लोग पैसे निकालते थे। अब बाजार गिरता है, लोग ऐड करते हैं, एसआईपी कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ऑलमोस्ट $2 बिलियन की बुक हो गई है रिटेल निवेशकों की। और बाय द वे, इसका एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे कैपिटल मार्केट्स में भी एक स्टेबिलिटी लाने का।
एब्सोल्युटली। और यही ट्रेंड हम आगे आने वाले नए साल में भी जारी रहते हुए पूरी तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑल एंड ऑल एक शानदार साल की तरह हम डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। कुछ कॉशंस हैं, कुछ ऐसे अलर्ट्स हैं जिनका हमें ध्यान देने की जरूरत है, पर आप अपने निवेश पर बने रहें। यही एक मंत्र है शायद जो राधिका ने भी बताने की कोशिश की है सबको। बहुत धन्यवाद करेंगे राधिका, आप हमारे साथ मनी गुरु के आज की इस खास चर्चा में शामिल हुई। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद आज के म्यूचुअल फंड गाइड में हम जानेंगे नए साल में पोर्टफोलियो बनाना है तो मुनाफे के 10 दमदार फंड कौन से हों। हमारे साथ शामिल होंगे खास मेहमान वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी। बने रहिए हमारे साथ।